नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सत्ता का संग्राम में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं रजनी गौरी। 30 अक्टूबर को देश की 3 लोकसभा सीटों के साथ ही 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर वोट कास्ट किए गए थे। आज 2 नवंबर है और आज इन उपचुनावों की जो मतगणना हो रही है और नतीजे रुझान आना शुरू हो गए हैं। इन्हीं में से बेहद ही खास मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और इन सीटों पर अब रुझान आना शुरू हो गए, जहां पर चारों ही सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजभूषण नाथ जी जुड़े हैं। ब्रजभूषण नाथ जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता है विकास बोंदिया जी। विकास बोंदिया जी, बहुत स्वागत है। चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार KS शाइनी जी भी जुड़ी हुई हैं। शाइनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विकास बोंदिया जी, आज मंगल है और लग रहा है कि मंगल के दिन बीजेपी का मंगल हो रहा है। नहीं, देखिए, मंगल बीजेपी का होने का प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जन मंगलकारी कामों में सतत लगी रहती है, अपने संगठन को भी मंगलमय बनाए रखती है। मंगल नियत है, मंगल नेतृत्व है, तो सब कुछ मंगल है। अच्छे परिणाम आ रहे हैं और पूरे देश भर में ही भारतीय जनता पार्टी को अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व हो या राष्ट्र का नेतृत्व हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। जनता जैसा विकास चाहती है, जैसी संवेदनशीलता चाहती है, उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और संगठन का कार्य है। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि मंगलकारी योजना है जिसका नतीजा आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे विकास बोंदिया जी ये कह रहे हैं, ब्रजभूषण जी, मतलब कांग्रेस की ना तो रीति थी ना नीति थी, जिसका खामियाजा भुगतने को आप लोगों को मिल रहा है। कांग्रेस की नीति उधर से लाओ इधर बनाओ, उधर से खरीदो इधर बेच दो की नीति नहीं है। कांग्रेस की नीति सीधी सीधी साफ है 70 साल की, कि गरीब जनता की मदद करना, उनके विकास की ओर ध्यान देना और उनके कार्यक्रमों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। लेकिन अभी कुछ दिनों से परिवेश बदला नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी जहां बोलती है कि इतने सालों का इतिहास है हमारा और हमारा ही लोगों को उठा के ले जाती है और उनके दम पे चुनाव लड़ती है। आपके पास कैंडिडेट था नहीं ना, जोबट में आप देख लीजिए। आप अपने कैंडिडेट की पहचान ही नहीं कर पाए, इसलिए तो आपका कैंडिडेट देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो उठापटक का दौर अभी शुरू हुआ है, इसको मीडिया को भी और कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, आम जनता को समझना पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा कि देश और प्रदेश और जिला और ग्राम पंचायत कौन सी दिशा में चल रही है। निश्चित तौर पर यह विचार्य विषय है कि जोबट में सुलोचना रावत 3 बार की विधायक थी और हमने वहां पर टिकट क्यों नहीं दिया, यह भी हमें सोचना चाहिए। और सुलोचना रावत भारतीय जनता पार्टी में जाकर आज उन्हीं के जितने कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के टाइम के बने हुए थे, जो सबसे ज्यादा वहां पे मतदाता भिलाला मतदाता है, और भिलाला आदिवासी बड़ा जवान का पक्का होता है। सुलोचना रावत जी का वहां पे अलग अपना जनाधार था और जगह जगह ग्राम पंचायतों में उन्होंने 30 साल से लगातार सेवा भी करी होगी ना। अब वो लोग अचानक जब उनका जो लीडर है जब जाता है तो पार्टी के आइडियोलॉजी को नहीं समझते, वो समाज नेता को समझते। बिल्कुल ब्रजभूषण जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और महत्वपूर्ण जवाब आप दे रहे हैं कि आप लोगों को भी समझना होगा। क्या वजह बताई जाती है कि अगर हम 2020 की भी बात करते हैं, तब उपचुनाव हुए थे, 28 सीटों पर उपचुनाव होते हैं। उस वक्त भी आपके 22 MLA जो रहते हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तब प्रदेश में संकट आ जाता है कि कौन नेतृत्व करेगा। आखिर क्या वजह है कि धीरे धीरे जो कांग्रेस है वो सिंक्रोनाइज होती जा रही है, कि मतलब वो अपना जो प्रचार प्रसार उस तरह से नहीं कर पा रही है। क्या वजह है कि आप लोगों के जो जमीनी कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं? एक तरफा ताली नहीं बज रही थी, उधर से भी ताली बजी थी। शिवराज सिंह चौहान जी के सगे साले साहब संजय मसानी जी भी पार्टी उधर से छोड़ के इधर आए थे। सरताज सिंह जी उधर से होशंगाबाद छोड़ के हमारे पास चले गए, दोबारा चले गए। सरताज सिंह जी दोबारा चले गए ना। लेकिन मेरा मतलब ये जो इधर उधर की जो मतलब विचारधारा की बदलाव एकदम अचानक दिखाई देता है, तो ये विचारधारा का बदलाव है या खुद स्वार्थवश बदलाव है या डराव का बदलाव है, इसको हमें सबको ध्यान देना पड़ेगा कि इस प्रकार का बदलाव क्यों हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश के चुनाव में चारों परिणाम है, कांग्रेस को जरूर सोचना चाहिए और कांग्रेस को राष्ट्र के देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए
कि अगर महंगाई, भ्रष्टाचारी और स्वास्थ्य और शिक्षा का विषय मुद्दा ना होकर आइडियोलॉजी का विषय मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, तो फिर तो भगवान ही भला करेगा अपन सबका। ठीक है, धार्मिक मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे। त्रिपाठी जी, लग रहा था जिस तरह से बीजेपी ने 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, लग रहा था कि रेगांव में कांटे की टक्कर होगी और कम से कम रेगांव वो एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस इजीली निकाल के ले जाएगी, लेकिन लग नहीं रहा है कि यहाँ भी इजीली कांग्रेस के खाते में रेगांव की सीट जा रही है। कांटे की टक्कर तो सब जगह है, क्योंकि देखिए उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी दल का होता है, उसकी कई वजहें होती है। सत्ताधारी दल के होता है, सारा पूरा मंत्रिमंडल लग जाता है, पूरा प्रशासन लग जाता है, आम मतदाता भी वो तो है नहीं, उसने प्रतिज्ञा लेके बैठा हुआ है कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। उसको लगता है कि जब प्रभावी होते हैं, मंत्री प्रभावी होता है, तो हमारे विकास का काम हो जाएगा, दूसरे काम हो जाएंगे। मतदाता भी सोचता है कि सरकार जिसकी है, अगर हम उसके ही विधायक को लाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ये एक सबसे बड़ा प्रभाव डालती है। लेकिन उसके बाद अगर उपचुनाव में विपक्षी दल का कोई जीतता है, कांटे की भी टक्कर होती है, तो सत्ताधारी दल के लिए संकेत होता है कि आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। रैगांव, पृथ्वीपुर सबसे इजी मानी जा रही थी कि पृथ्वीपुर में चूंकि बृजेंद्र सिंह राठौर का अपना खुद का जनाधार है, अगर आप उनका आंकड़ा निकालें तो 2 बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं वो, एक बार 40,000 से, एक बार 42,000 से। पहली बार कांग्रेस उनको 2003 में टिकट दी तो फिर वो जीत गए, 2008 में जीत गए, 13 में सहानुभूति लहर के चलते अनीता नायक जीत गई थी, क्योंकि सुनील नायक के चुनाव वोटिंग के दिन उनको गोली मार करके हत्या हो गई थी। किस तरह हुई थी उस मुद्दे पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर 18 में जीत गए। तो ये लग रहा था कि वो उनके एकमात्र बेटे हैं नितेंद्र राठौर, वो उनको सहानुभूति मिलेगी, प्लस उनका अपना खुद का जनाधार होगा, साथ में बीजेपी का होगा। लेकिन बीजेपी ने वहां भी दल बदल की राजनीति खेली। अरे सपा से जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी थे शिषपाल यादव, वो सपा से थे, उनको आपने एन वक्त पे लिया और बीजेपी से टिकट दे दिया। सुलोचना रावत को एन वक्त पे लिया, बीजेपी ने टिकट दे दिया। ये इनकी गलती है कि अगर सुलोचना रावत के बेटे निर्दलीय 31,000 से वोट लाते हैं, तो जिस दिन कलावती भूरिया जी की मृत्यु हुई थी कोरोना के कारण, उसी दिन इनको बुला करके कांग्रेस पार्टी को सुलोचना रावत को बोलना था कि आप तैयारी करिए, क्योंकि आप कलावती भूरिया मात्र 2000 समथिंग कुछ वोट से जीती थी, बीजेपी के डाबर दूसरे नंबर पे थे। तो इन स्थितियों में बीजेपी का ऐसा नहीं वहां सफा है, 14 में से 11 सीट 11 बार कांग्रेस जीती है वहां, तो आपकी खुद की सीट जा रही है। तो कहीं यहाँ एक तो कांग्रेस संगठन की कमजोरी और दूसरा सत्ता पक्ष के होने के कारण बीजेपी को फायदा मिल रहा है, ये दोनों चीजें। जी, इस वक्त की एक बड़ी खबर पृथ्वीपुर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, जहां पर भाजपा के डॉक्टर शिवपाल यादव ने बढ़त बनाई हुई है, अब तक 1091 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर से आगे चल रहे बीजेपी प्रत्याशी। बीजेपी लगातार यहां पर बढ़त बनाए हुए है। चर्चा हम यहां पर लगातार कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो सीट है ये सबसे इजीली कांग्रेस निकाल के लेकर जा रही थी, बावजूद उसके यहाँ भी अब कांग्रेस के लिए संकट दिख रहा है। रेगांव से भी एक और बड़ी खबर, मतगणना का 5वां राउंड यहाँ पे शुरू हो गया है। बीजेपी की प्रत्याशी 53 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। बीजेपी की प्रतिमा बाघरी को 14,000 समथिंग वोट मिले हुए हैं। कांग्रेस की कल्पना वर्मा को से वो आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो 53 वोटों से यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। वरुण शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। वरुण, ताजा अपडेट। 5वां राउंड पूरा हो गया है और बीजेपी जो है वो 53 वोट से आगे चल रही है। इसमें बड़ी बात मैं ये बता दूं कि बीजेपी का गढ़ है, जहां की वोटें खुल रही हैं बीजेपी का गढ़ है, और वहां पर कांग्रेस लगातार अपनी लीड को कवर करती है और लगातार फाइट देते हुए चल रही है। तो ये मान के चला जाए कि अभी परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं रैगांव विधानसभा के, क्योंकि अभी तो नेक टू नेक फाइट चल रही है। लेकिन जो राजनीतिक जानकारों की माने तो ये यहाँ से जुगल किशोर बागरी करीब 16,000 की लीड लेकर आते थे, और वो लीड आज सिर्फ बीजेपी को 53 वोटों पर पहुंचा के रख दिया है। तो ये अभी राजनीतिक जो गणितज्ञ हैं उनका ये कहना है कि 10वें राउंड के बाद जो स्थितियां होंगी वो बहुत तेजी से बदलेंगी और अभी कुछ भी परिणाम जा सकता है। हालांकि कांग्रेस खेमा जो है पूरी तरह से फील गुड में है। उनका ये कहना है कि हमने बीजेपी के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, तो इसलिए अब हमारा जो अगला हमारे प्रभाव का क्षेत्र है वहां हमको अच्छे मत मिले हैं, ऐसा उनका मानना है। तो ये लग रहा है कि यहाँ सीट जो है बहुत तगड़े से फंस गई है। लेकिन वरुण, शुरुआती दौर में तो फील गुड के साथ कांग्रेस चल रही है और अंतिम चरण में जाते जाते फील गुड फील बैड हो जाता है।
कि अभी तो फिलहाल कुछ भी ठीक कह पाना ठीक नहीं होगा, लेकिन देखिए 23 चरणों की गणना है, 5 पूरे हुए, 18 चरण है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 13वें चरण से तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर यही स्थिति रही कि 50, 100, 200 का अंतर रहा तो लास्ट चरण तक भी बता पाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर ऐसे माने पूरा एक परिदृश्य में बात करें तो कहीं न कहीं ये जीत हर 2-2.5 हजार के बीच जाके अटक सकती है, तो ये लास्ट तक फंसा भी रह सकता है ये चुनाव। तो लेकिन 10वें राउंड से 13वें राउंड के बीच बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि 6वां राउंड कुछ ही मिनटों में आ जाएगा। यहाँ पर ये देखना होगा कि अब ये 53 वोटों की लीड या तो भाजपा और बढ़ाती है या इसको भी कवर करती है कांग्रेस, तो निश्चित रूप से कांग्रेस प्लस में आ जाएगी 6वें राउंड से। तो ये अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि कितना नेक टू नेक चल रहा है कि अंदाज लगा पाना, अंदाज ही लगाया जाता है। दावे हैं दोनों पार्टियों की, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जो यहाँ पर माने तो 10वें राउंड से 13वें राउंड के बीच एक कोई ठोस रुझान मिलना शुरू हो जाएगा। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। शाइनी जी, कई मुद्दे थे और जिस तरह से जो अब रुझान आना शुरू हुए हैं, लग नहीं रहा है कि जनता उन तमाम मुद्दों से इन्फ्लुएंस हो पाई है। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से आम जनता त्रस्त हो गई थी। हमने सोशल मीडिया पर भी हमने आम लोगों के रिएक्शंस देखे, लेकिन वो रिएक्शंस हमें यहाँ पे वोटों में उस तरह से वो नाराजगी तब्दील होती हुई नहीं दिखी। वजह क्या बताई जाती है कि वाकई में आज भी स्थायित्व का मुद्दा बहुत मायने रखता है राष्ट्रवाद? मेरा अपना विचार ये है कि जो अभी आप अगर देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, बिजली सारे राज्यों में रखे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बाकी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो काफ़ी खराब है मध्य प्रदेश में। इसके बावजूद मतलब आप देखेंगे कि जनता जो है लगातार बीजेपी को वोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैनेजमेंट जो है बीजेपी का, अपना मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी तगड़ा है और वो बूथ लेवल तक जो काम करती है और लास्ट मिनट तक जो हर इलेक्शन को जिस तरह सीरियसली लेती है बीजेपी, और उसके वजह से उनको फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो अंदरूनी झगड़ा है उसका भी नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। रेगांव और जोबट जिस तरह के पृथ्वीपुर है, ये जो सीट्स हैं ये कांग्रेस के ट्रेडिशनल सीट्स हैं, वो भी वहाँ पे भी कांग्रेस अभी पीछे चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति के तो पुनः विचार करना पड़ेगा। और ये इश्यूज जो हैं, जो सिंपैथी, पहले सिंपैथी वोट मिलता था लोगों का, मेरे ख्याल से वो सब मुद्दा खत्म हो चुका। ना महंगाई कहीं मुद्दा बनता है, ना सिंपैथी मुद्दा बनता है। मुद्दा सिर्फ मैनेजमेंट का चल रहा है, किस तरह से बीजेपी सरकार ने कोई काम किया हो नहीं किया, पर लास्ट मिनट में जिसमें अभी फर्टिलाइजर का जो वो था, उनने बीजेपी ने अचानक से सरकार ने सब जगह बंटवा दिया। अभी इतना ज्यादा बंटवा दिया कि लोगों को लग रहा है फर्टिलाइजर का कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। तो ये लास्ट में जो मैनेजमेंट है उससे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिला। ब्रजभूषण जी, जो मैनेजमेंट आप लोगों का प्रोमिनेंट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये मैनेजमेंट फेलियर तो आप लोगों का रहा है, तभी तो आप लोगों की 15 महीने में सरकार चली गई और स्थिति अभी भी कमोवेश वही है। निश्चित तौर पे अगर परिणाम हमारे अनुरूप नहीं होते हैं तो कांग्रेस संगठन को और हम लोग को सबको विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी कमी होगी, जो जनता को हम लोग समझा नहीं पा रहे, मतदाता को हम लोग बता नहीं पा रहे कि इतनी महंगाई हो रही है, मतदाता को जागरूक नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं कमी जब निश्चित तौर पर रही होगी या रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी बात मैं आप तारीफ करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव मोड पे और चुनाव मोड को चुनाव मोड पे रहती है और कांग्रेस विकास मोड पे रहती है। लेकिन मैं आ रहा हूं, वही आपकी बात पे जा रहा हूं ना। लेकिन जनता को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कई लोग कांग्रेस के लोग बोलने लगे, मुझे कई लोग मिलते हैं कि महंगाई मुद्दा है। तो मैंने कहा कि महंगाई देश में और प्रदेश में मुद्दा नहीं है। मुद्दा है हमारे यहाँ धर्म, गमछा और चोला, ये मुद्दा नहीं है। आप यहाँ पे 500 रुपए पेट्रोल बढ़ा दीजिए, भुखमरी कगार पे ले आइए। आज हम एशिया में सबसे भुखमरी में सबसे 106 नंबर पे हैं मैडम। आप देखिए कि हम लोग देश हम ले तो जा रहे हैं धर्मवान, और निश्चित तौर पर अगर हम पुराने समय के हिसाब से आना चाहते हैं तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और तांगा गाड़ी सबको मुबारक हो और सबके लिए शुभ संकेत वही हो सकते हैं। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि महंगाई का मुद्दा ना हो कि हमें ग्रामीण में रहना चाहिए, और ग्रामीण तबके में अगर रहेंगे हम लोग, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता
कांग्रेस का हर पदाधिकारी। ब्रजभूषण जी देखिए, सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि या तो फिर आप लोग मुद्दों को उस तरह से भुना नहीं पाए। आपका कोर वोटर था, आपका कोर वोटर भी आप लोगों के साथ नहीं रहा है। वो खिसक के सबसे पहले बीजेपी में गया, फिर बीएसपी आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अभी चुनाव है, तो बीएसपी में आपका ST/SC का अति पिछड़ी जाति का मतलब वोटर चला गया। फिर उसके बाद सपा के साथ आपका जो MY फैक्टर था वो वहां पे चला गया। आप अपने कोर वोटर को भी तो नहीं संभाल पा रहे हैं, और जो आपका पारंपरिक वोटर है उसकी तो आपने सुनी ही नहीं है। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि कोर वोटर जो होता है, कोर वोटर ऐसा नहीं है कि अपन उसको खड़ा करके हंटर मारते रहे, कोर वोटर बोले कि जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहे। वही मैं कह रही हूँ, उसकी है ना, ऐसा नहीं है। है। मैं कोर वोटर का मतलब है कि अगर कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में एक मैं देखता हूँ ना कि भोपाल लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि आप साध्वी प्रज्ञा जी को यहाँ ले आते हैं और एक भगवा कलर पे उतार देते हैं, और दिग्विजय सिंह कम से कम जो भी है मैनेजमेंट के मामले में मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और जागरूक रहे, इस प्रदेश में पढ़े लिखे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद विकास किया प्रदेश का, और भोपाल की जनता ने 3.5 लाख वोट से जिताया। क्या आपको और हमको विचार नहीं करना चाहिए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? अगर आकलन आप भी करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी उस टाइम पे आपको एक अच्छे लग रहे होंगे, हाँ पर दिग्विजय सिंह लोकसभा के लिए अच्छे प्रत्याशी थे। आप इंदौर में देख लीजिए, शहरों में आप कुछ मत करिए मैडम, मैं कह रहा हूं कि आप एक काम मत करिए। अभी मैं फिर कह रहा हूं इस चैनल पे कि जितने काम मेरी आप सुनिए ना, आपको गांव कांग्रेस पार्टी को जो काम करने चाहिए वो वही काम मैं तो आपसे कह रहा हूं, मुझसे बार बार कह रहे हैं आप एक काम कीजिए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बूंदिया जी, इन चुनाव परिणामों को आप किस तरह से देखते हैं? इसके साथ ही 2023 आपके लिए ये जो परिणाम जो आएंगे 2023 के लिए, ये कितने उपयोगी आप लोगों के लिए साबित होने वाले हैं? क्या किस प्रोस्पेक्ट के साथ आप लोग 2023 के बाद फिर 24 में भी आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर एक आध सीट भी अगर कांग्रेस जीत जाती है तो वो आपके लिए चुनौती है। नहीं, देखिए, जो आज संपूर्ण दृश्य अभी चुनाव परिणामों का दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि हमें जनता ज्यादा जवाबदार मान रही है और हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी दे रही है। तो हमें बड़ी सजगता से 2023 के लिए जन आकांक्षाओं के अनुरूप तैयारी करनी पड़ेगी। हमें बड़े लक्ष्य रखने पड़ेंगे। जनता की जिस तरह से हमने आकांक्षाओं को अभी तक पूरा किया है वो अब बढ़ती जाएंगी और उस बढ़ी हुई आकांक्षाओं को हमें पूरा करना पड़ेगा। तो मैं मतलब संक्षेप में हम पे और जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरा एक परिदृश्य और मुझे दिख रहा है, खास करके ब्रजभूषण जी के माध्यम से जो कांग्रेस की खींच निकल के आ रही है, वो कांग्रेस को प्रतिपक्ष के तौर पे भी गैर जिम्मेदार प्रतिपादित कर रही है। जनता ने अब कांग्रेस को प्रतिपक्ष के रूप में भी गैर जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये चुनाव परिणाम ये बताते हैं। नहीं तो कांग्रेस कुछ संवेदनशीलता के साथ में जनता को अनुभव करती और जनता के बारे में विचार करते हुए कुछ योजनाओं को लाने का, उनसे चर्चा करने का प्रयास करती। लेकिन अब जनता पे आप ढोल दें कि जनता धर्म और अरे भाई, राष्ट्रवाद, संस्कृति, आस्था को आप केवल एक धर्म का चोला उड़ाकर आप जनता को ही आरोपित करेंगे, ये कैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में और इतनी बड़ी व्यवस्था में हो सकता है? इसका मतलब है कि आप सेंटिमेंट को पढ़ नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। और जब जहां सेंटिमेंट आप जनता का ना पकड़ सके, एक सवाल, उस राजनीतिक दल को अधिकार नहीं है राजनीति। विकास जी, एक सवाल है। आपने कहा कि हम जीत रहे ये चारों सीटों का आकलन करके कहा ना कि आपको जनता ज्यादा जवाबदारी दे रही है और जनता ये प्रतिपादित कर रही है कि आप बेहतर काम करते हैं। अगर ये आंकड़ा 2-2 का हो जाएगा तो क्या होगा? नहीं, आपने कहा ना कि नहीं, 2-2 का हो जाएगा तो फिर बराबर बराबर प्रतिपादित कर रही है। अरे 2 भी मिल रहा है साहब, मान लीजिए, और 3 भी मिल रहा है तो भी हम पे जवाबदारी तो आ ही रही है ना। ठीक है, तो हम तो इस मामले में जनता ने जो जिम्मेदारी दी उसे महसूस करते हैं और बेहतर काम करने के लिए योजनाएं बनाएंगे। जनता से ज्यादा देखिए, अब जनता के मतलब कांग्रेस का फलसफा देखिएगा, हम जनता से कनेक्ट करने के लिए जनताओं को हितग्राही योजनाएं ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकें, वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें, इसके लिए समयानुकूल आयोजन करते हैं। उसे कांग्रेस इवेंट कह देती है। ठीक है, मैं इस वक्त की बड़ी खबर जोबर से बता देती हूँ अपने दर्शकों को, जहां पर छठे राउंड के बाद ये भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत 4000 वोटों से आगे चल रही हैं। भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत को 14,730 वोट यहां पे मिले हैं। अब तक महेश पटेल को 10,728 वोट मिले हैं।
मनीष वानी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, यहाँ पे भाजपा आगे चल रही है। जी रश्क मैं आपको बता दूं कि आप अभी तक जो अपडेट आई थी छठे राउंड की थी, सातवें राउंड की अपडेट भी हमारे पास अब आ चुकी है। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सातवें राउंड में कांग्रेस के महेश पटेल को 11,704 वोट मिले और बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना राउत को 17,285 वोट मिले। तो सातवें राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुलोचना राउत 5,581 वोटों से आगे चल रही है। जी कांग्रेस के खेमे में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए रश्क, यहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता वगैरह एकत्रित हुए थे, लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा दिया है और मतदान जहाँ पर गणना चल रही है वहाँ किसी प्रकार की भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा पुलिस के द्वारा। ठीक, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बोंजिया जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए और उसके मैं आपसे सवाल भी करूं, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता ने प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। चुनाव में शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे दिख रही है। हमारे साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सर, मेहनत की थी सर, वो मेहनत का रुझान शुरुआती दौर में आप देख रहे हैं कि आगे हमारी मेहनत का रुझान दिख रहा है। शाम को कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बयान भी सुनना, बाहुबल का उपयोग हुआ, पैसा बांटा गया, ईवीएम में गड़बड़ी थी, ये शाम के उनके बयान अभी से तय है। परिणाम आते ही इनकी भाषा कैसी बदलती है देखो, और फिर जनता इनको कैसा सबक सिखाती है ये भी देखो। काफी आपने देखे उपचुनाव में, आपने दौरे भी काफी किए, क्या लग रहा है सर कौन सा मुद्दा जो है वो वक्त कर रहे हैं? देखो, शुद्ध सात्विक प्रेम हमारे कार्य का आधार है। विकास मुद्दा था, संवाद मुद्दा था, संपर्क मुद्दा था, सहकार मुद्दा था, सहयोग मुद्दा था। कांग्रेस से सेमीफाइनल बता रही थी और सेमीफाइनल में ये स्थिति, अब सेमीफाइनल में हार गई कांग्रेस, फाइनल भी हारेगी ये तय है। जैसे सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब का कहना है सेमीफाइनल जो कांग्रेस बता रही थी उसमें कांग्रेस हार चुकी है और फाइनल भी हारने वाली है। हालांकि उपचुनाव के जो रुझान है वो शुरुआती दौर में है, शाम तक स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। कैमरा आशु के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो सूबे के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि कांग्रेस सेमीफाइनल भी हार रही है, हार गई है और साथ ही फाइनल भी हार जाएगी। ये विश्वास आखिर बोंदिया जी आता कहां से है, ये भी जानना चाहूंगी। और दूसरी चीज ये कि आपने अभी जिक्र किया कि जिस तरह से चुनाव दर चुनाव आप लोगों की जीत हो रही है तो आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। 2014 का जब कैंपेन चला था उस वक्त जब आपके जो पीएम कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी जी, जो अभी वर्तमान में पीएम है, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इजाफा हो रहा है, महंगाई की मार है, तमाम चीजें हैं। इस वक्त आप देखिए बालाघाट में 121 रुपए 0.70 पैसे प्रति लीटर सूबे में सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है। जो प्रदेश की जनता है वो ये भी तो विश्वास आप लोगों पे कर रही है कि भाई महंगाई से भी तो निजात मिले। नहीं, आपने ठीक कहा। हमने 2014 में बात की थी और उसका असर भी आपने देखा था कि 2015-16 में पेट्रोल डीजल के भाव घटे भी, लेकिन आप इतर भी देखिए, आज अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस बढ़ी हैं, उस वक्त भी बढ़ी थी सर, तो हाँ उस वक्त भी बढ़ी थी इंटरनेशनल लेवल पे, इससे ज्यादा क्रूड प्राइसेस ज्यादा थी, $142 प्रति बैरल था। नहीं, हमने आज 82 है। हमने उस वक्त जो काम किया, मैंने उसकी बात की। आज तब रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी कितनी थी, आज हमने रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई। उस दौर को देखते हुए रिफाइनिंग कैपेसिटीज हिंदुस्तान में बढ़ी। देखिए क्या होगा, पेट्रोल डीजल अब जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है तो हमें अल्टरनेटिव एनर्जी के प्रोडक्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो अथक प्रयास कर रही है, आने वाले दिनों में वो हमें एक बेहतर स्थिति में ला खड़ा होगा। तो आपने जो पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे चिंता है ना, तब तो हम इंटरनेशनल लेवल पे, अच्छा दूसरी चीज है कैसे हम क्रूड प्राइसेस को कम करने के लिए ओपेक देशों के साथ में बातचीत कर सकें, उन्हें मना सकें, इसके लिए भी हमारी डिप्लोमेटिक टॉक्स लगातार जारी है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ओपेक देश हम जैसे देशों के दबाव में ही अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और प्राइसेस कम आएंगे। बहुत सही कहा, डिप्लोमेटिक टॉक्स लगातार जारी हैं। वो डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन जब तक होता है उसका निष्कर्ष भी ऑलवेज है ना डिप्लोमेटिक ही आता है। शाइनी जी,
लगातार बीजेपी की बढ़त यहाँ पे बनी हुई है, मुद्दे कितने भी हों, लेकिन कांग्रेस बुलाने जी जी सर कांग्रेस आगे हो गई जी, रेगांव में भी वही समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। जी, एक तो विकास जी ने जो अभी बोला कि पेट्रोल का, तो मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी, पेट्रोल प्राइस जो है वो इतना ज्यादा नहीं जितना टैक्स लगाती है सरकार। तो जो सरकार एक्साइज ड्यूटी है और जो वैट लगाती है उसको कैलकुलेट करे तो जितना पेट्रोल का रेट है उतना ही टैक्स हो जाता है। तो अगर ये टैक्सेस कम करेंगे तो जनता के ऊपर बर्डन पेट्रोल का कम हो सकता है, लेकिन ना स्टेट कम करना चाह रही है ना सेंटर कम कर रही है। तो सीधे सीधे जो बाहर है वो जनता पे आ रही है। जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो उतना नहीं बढ़ रहा है जितना आपका टैक्सेस आप बढ़ा रहे हो उस पर। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे संवेदनशील मुद्दे पे काम नहीं कर रही है और जनता को इसका वो भुगतना पड़ रहा है। तो जहाँ तक चुनाव का रुझान, अब जैसे अगर ये पलट जाता है, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर अभी गांव का भी जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कांग्रेस आगे है और हो सकता है खंडवा में भी चीजें पलट जाए। तो क्या लगता है त्रिपाठी जी, वाकई में उलटफेर होगा? पॉसिबिलिटी लग रही है उलटफेर की, क्योंकि जिस तरह से जो रुझान शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं उससे तो कांग्रेस के खेमे में तो लग नहीं रहा है कि खुशी का माहौल है। शुरुआती रुझान इसमें देखिए, आपको मैं बता दूं, पृथ्वीपुर सीट है और दूसरी रगांव। यहाँ जाति समीकरण बहुत महत्व रखता है। जाति समीकरण यानी अगर ब्राह्मण है, ठाकुर हैं, कुशवाहा हैं, वो एक तरफ जाते हैं जहां भी जाते हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो भाजपा प्रभावित क्षेत्र थे, जुगल किशोर बागड़ी जहां से हमेशा लीड लेते थे, जुगल किशोर बागड़ी के बेटे एक बार हारे, बाकी लगातार 1993 से जीत रहे हैं। तो वहां अगर कांग्रेस अच्छा कर रही है तो ये संकेत ये भी है कि हो सकता है वो नतीजा पलट जाए। जैसे कि अभी 6वें राउंड में कल्पना वर्मा आगे हो गई है, 600 कुछ वोट से आगे हुई हैं। दूसरी तरफ पृथ्वीपुर में कौन सा क्षेत्र खुल रहा है, वहां कुशवाहा मतदाता सबसे ज्यादा है, फिर यादव है, ठाकुर मतदाता कम है जहां से नितेंद्र राठौर आते हैं, फिर ब्राह्मण मतदाता है। तो वो किस तरफ जाते हैं? यादव तो निश्चित तौर पे शिशुपाल यादव जी की तरफ ही जाएंगे। कुशवाहा वोट जो ब्रिजेंद्र सिंह राठौर की तरफ रहा करते थे वो किस तरफ जाते हैं? तो अभी पृथ्वीपुर और रैगांव में मामला कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो खंडवा है और खासकर जोबट, वो स्पष्ट जाति दिख रही है बीजेपी के पक्ष में। जोबट तो जाति दिख रही है क्योंकि वहां जाति समीकरण नहीं, वहां भील और भिलाला दो समीकरण काम करते हैं। अब ये भील और भिलाला शायद दोनों ही भिलाला जाति से हैं, पटेल और ये दोनों लोग। तो इन स्थितियों में अब देखना ये होगा, लेकिन इन दो सीटों में रैगांव और पृथ्वीपुर अगर ये पलटती है तो ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आप देखिए, अगर ओवरऑल जाए तो जहां जिसकी सरकार है उपचुनाव उसके पक्ष में जाता दिख रहा है। टीएमसी में जहां वहां बंगाल में जो चुनाव हो रहा है टीएमसी फेवर में जाते दिख रहा है। वहां दादर नगर हवेली में शिवसेना की सरकार है तो शिवसेना लोकसभा जीत रही है। इसी तरह बिहार में आरजेडी जीत रही है, लेकिन एक जगह लालू की पार्टी भी आगे बढ़ रही है। तो जहां जिसका प्रभाव है, माने सरकार है, उनके फेवर में चुनाव जाते दिख रहे हैं। वही मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। जी बिल्कुल। इसी बीच एक बड़ी खबर खंडवा से मिल रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। मतगणना का अब तक का ये रुझान, इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल 21,959 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, यहाँ भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अखिलेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? 591 से भी अभी आगे चल रहे हैं भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल। और देखा जाए कि बागली और बड़वा सबसे कांटे की टक्कर में चल रहे हैं, जहाँ पे बड़वा और बागली में कांग्रेस और बीजेपी में देखा जाए तो कांटे की टक्कर चल रही है। भिकनगांव, पंधाना विधानसभा और खंडवा विधानसभा, ये तीनों जगह से कांग्रेस आगे चल रही है। जिस तरह से जब आप कवरेज पर थे, जिस तरह से जो कुछ नाराजगी वहां पे देखने को मिल रही थी, उतना फायदा यहाँ पे वोटों में तब्दील होता हुआ नहीं दिखा है। अखिलेश, वजह क्या बताई जाती है लास्ट मोमेंट पे? स्वराज 0 ग्राउंड रूपल बताया जाए, जब आम जनता और आम लोगों के बीच में गए और सारी चीज हमने देखी, महंगाई को लेकर भी बात करी थी, यहाँ पे जो सारे जो उद्योग और रोजगार की बात की जाए, ये सारे चीज के बीच में गए थे। लेकिन देखा जाए कि कांग्रेस से जो अभी फिलहाल में भाजपा में गए हैं सचिन बिरला, कहीं बड़वा विधानसभा से लगातार भाजपा को वहाँ से ये मिल रहा है वहाँ से, और बागली में भी ज्यादा ज्ञानेश्वर पाटिल को मिल रहा है भाजपा से। लेकिन देखा जाए कि अगर पंधाना विधानसभा जो भाजपा की अभी फिलहाल में गढ़ है, लेकिन वहाँ से अभी कांग्रेस को अच्छी लीड मिल रही है।
जी त्रिपाठी जी। अखिलेश, ये जो शुरुआती रुझान है, क्या आपको लगता है कि ये परिणाम थोड़ा सा उलट भी सकता है, या सीधे जिस तरह से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी प्रत्याशी वो कायम रहेगी? बिल्कुल, मैं पहले बता दूं कि जिस तरह से अगर संपूर्ण 8 विधानसभाओं की अगर बात की जाए, भिकनगांव, पंधाना और खंडवा, तीनों से कांग्रेस अभी फिलहाल में आगे चल रही है। नेपाल नगर, बागली, बड़वा और यहाँ 5-7 जगह से अगर देखा जाए तो सभी जगहों से भाजपा भी लगातार बढ़त बढ़ा रही है। अभी फिलहाल में मैं आपको बता दूं, संपूर्ण लोकसभा में 28,500 से अभी भाजपा आगे चल रही है। ये सचिन बिरला जिस क्षेत्र से है, बड़वाह से, वहां कहते हैं कि गुर्जर मतदाता अच्छे खासे हैं और सचिन बिरला उसी गुर्जर समाज से ही आते हैं। तो वहां क्या स्थिति है कि गुर्जर मतदाता पूरी तरह से उन्होंने पलट दिया है बीजेपी के पक्ष में? देखिए, कांग्रेस में जब सचिन बिरला थे उस समय प्रचार प्रसार कर रहे थे और अब भाजपा में चले गए, तो हो सकता है कि वहां से जितने भी गुर्जर वोट हैं लगातार भाजपा को बढ़त मिल रही है और भाजपा में सभी वोट जा रही है। तो देखा जाए कि सचिन बिरला जब भाजपा में गए हैं तो गुर्जर वोट भी पूरे एक तरफा भाजपा में मतलब गए हैं। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जी त्रिपाठी जी। जी सर, वही मैं इनको विकास जी से सवाल करना चाह रहा हूं कि जहां जिसकी सरकार है, विकास जी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है तो इसमें ज्यादातर बड़गांव छोड़ दीजिए तो 3 में आपकी बढ़त है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, वो वहीं से लगा हुआ है, दादर नगर हवेली में शिवसेना आगे है। आप राजस्थान में कांग्रेस आगे है, मंडी में कांग्रेस आगे है, वहां तो आप ही की है हिमाचल में। तो ये बढ़ती महंगाई का परिणाम आ रहा है सामने। यहाँ ठीक है आपने मैनेज कर लिया, बहुत 3 विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा देखिए, लोकसभा जो होता है पार्टी वाइज चुनाव में तो हमेशा होता है, पार्टी किसके फेवर में जनता है, किस पार्टी के। विधानसभा में आधा प्रत्याशी पे जाता है, आधा आपके मैनेजमेंट पे जाता है, आपके जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बूथ लेवल तक जो आपके कार्यकर्ता है उस पे जाता है, और जो नगर पालिका वो ज्यादातर प्रत्याशी के फेवर में जाता है। तो ये आप बाकी की लोकसभा भी आप थोड़ा सा आकलन करिए, जो आपका महंगाई, रसोई गैस, ये सब जो महंगा हो रहा है ना, उस पे आकलन करना जरूरी है। आकलन कर रहा हूँ, हमारी पूरी पार्टी आकलन कर रही है। देखिए त्रिपाठी साहब, आप एक बात और सोचिएगा, महंगाई के 2 तत्व हैं। महंगाई का तो जो हमारा महंगाई दर है वो 5% के लगभग है आज भी। ये आंकड़ा अलग है। हम लोग आम मतदाता हैं, आम नागरिक है, जो सामने दिख रहा हुआ। आप 5%, 6%, ये गुणा भाग आप मैं आंकड़ों की केवल आंकड़ों की वकालत नहीं कर रहा, आंकड़ों की बाजीगरी ये तो आप भी जानते हैं। मैं आंकड़ों की बाजीगरी भी नहीं कर रहा और वकालत भी नहीं कर रहा। मैं तो एक बात रख रहा हूँ केवल कि जो ओवरऑल महंगाई दर है वो 5% है। हाँ, ये जरूर है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हम बढ़ी हुई महंगाई को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब आप दूसरी चीज समझिए, एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, आपका मुद्दा मैं समझ गया। मैं तो आप दूसरे परिदृश्य में देखिए कि हम ये चुनाव जो लड़ रहे हैं वो बढ़े हुए इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस के दबाव में लड़ रहे हैं। अच्छा, तो सरकार के सामने वो दबाव होते हुए भी हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप तो हमारी बाकी जो योजनाएं हैं, बाकी जो विकास की नियत नीति है, वो कितनी अच्छी पसंद की जा रही है। बहुमत की केंद्र में सरकार जब है आपकी, आप जब आर्टिकल 370 हटा सकते हैं, तो क्या आप तेल कंपनियों का डिविडेंड, आप उनमें डिविडेंड में रिलैक्सेशन नहीं दे सकते? क्यों आप एक मुश्त ले रहे हैं? लमसम अमाउंट ना लीजिए डिविडेंड का, डिविडेंड को आप ट्राइमेस्टर सिस्टम में लेना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिकली क्रूड जो जिस तरह से जो जनता पर जो ऑयल का भार पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। अच्छा कहा, सब सिस्टम्स को आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है, सरकार सक्षम है। अच्छा कहा, इम्प्लीमेंटेशन। पूरी बात सुनिए। आपने ये भी सुना होगा कि 2010-11 में जो पेट्रोलियम के लिए कंपनी से लोन के बतौर सरकार ने सब्सिडाइज रेट के ऊपर पेट्रोल बेचने का प्रयास किया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी का ही दबाव था। मैं डिविडेंड की बात कर रही हूँ सर। डिविडेंड अगर एक मुश्त ना लेके ट्राइमेस्टर सिस्टम में ही अगर
सरकार लेना शुरू कर देना तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल और डीजल के जो दाम है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगे। डिविडेंड का इतना ज्यादा भार होता है सर कि जिस वजह से आप चाहे कितनी भी मशक्कत कर ले, तेल कंपनियां उसमें जिस तरह से मैं समझ नहीं पाया डिविडेंड का आप क्या बात करें। मुझे तो जो मालूम है प्राइसिंग ऐसे होती है कि 15 दिन की हमारी बास्केट वैल्यू देखी जाती है, ठीक है, और अब तो डेली उसे मॉनिटर किया जा रहा है। जो क्रूड की बास्केट वैल्यू आती है उसके मुताबिक डीजल, पेट्रोल और दूसरे जो एयर फ्यूल आदि हैं, केरोसिन है, उसकी कीमतें तय की जाती हैं। तो इसमें प्रश्न वो नहीं है, ये तो क्रूड प्राइसेस से जो हमारी एक्सपर्ट कमेटीज हैं, पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स हैं, वो तय कर लेते हैं। जो मैं बात कह रहा था, जो मुझे लगता है जनता के माकूल भी और जनता ने समझा भी है कि बढ़ी हुई क्रूड प्राइसेस के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो केंद्र में हो या मध्य प्रदेश में हो, इस चुनाव को लड़ रही है। कोई हमारे लिए प्रिय स्थिति नहीं है कि पेट्रोल और डीजल महंगा मिल रहा है, हमारे लिए भी चिंता का विषय है, हम प्रयासरत भी हैं, लेकिन उस दबाव में भी जनता हमें पसंद कर रही है। आप ये सोचिए ना, अगर हमारा उसके ऊपर जो हमने भविष्य के लिए योजनाएं बनाई हैं उसके माध्यम से हमारा उस पर नियंत्रण हो जाएगा तो जनता हमें तेजी से जिताएगी। आप ये तो सोचिए हमारी जो विकास योजनाएं हैं वो जनता के द्वारा कितनी पसंद की गई, किस अप्रिय स्थिति को भी हम पॉजिटिव में बदल पाए हैं। डिविडेंड से तात्पर्य मेरा यह था कि सरकार अपना लाभांश कम कर दे तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। जी वही बात, टैक्स कम कर दे। लाभांश तो कोई अनलिमिटेड है ही नहीं, और तो सरकार ने तो इन यूनिट्स को पब्लिक सेक्टर में लिया हुआ है जिसमें प्राइवेट एंटिटी भी, मतलब प्राइवेट मनी भी इन्वॉल्व है अब तो इन कंपनीज में। ठीक है, कम ज्यादा शेयर हो सकता होगा। तो देखिए वो सब गवर्नेंस, जो कारपोरेट गवर्नेंस है वो बेहतर है। अब जो टैक्सेशन की बात है, टैक्सेशन की मजबूरी हम समझते हैं। एक बात देखिए आप, 5 महीने पहले हमारा जीएसटी कलेक्शन कितना नीचे था, पिछले महीने का हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,13,000 करोड़ आ गया है। लगभग हमें 30 से 40% की वृद्धि पिछले 5-1 महीने के कंपेरिजन में देखे तो हमें हो गई है। तो जब हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोतरी आई है तो यकीनन पेट्रोल डीजल के जो एक्साइज के माध्यम से ड्यूटीज इकट्ठी होती है उसके ऊपर भविष्य में हम निर्भरता कम कर सकेंगे, और जो अप्रिय स्थिति के दबाव में हम भी हैं, सरकार भी है, वो उससे निकल सकेगी और पब्लिक की हम ज्यादा मदद कर सकेंगे। लेकिन देखिए पब्लिक को भरोसा किसके ऊपर है? भारतीय जनता पार्टी की नियत और नेतृत्व पे ही है। मतलब कुल मिला के सोना आलू सोना करने वालों पे नहीं। ठीक है, कुल मिला के गोंदिया जी मामला बोलवाब ये है कि अगर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाए और टेम्परेचर 0 डिग्री पे चला जाता है तो आप घर में ही आग लगा लीजिए, आप अलाव का इंतजार मत कीजिए। कुल मिला के स्थिति यही है। जी ब्रजभूषण जी। गौरी जी, अभी विकास जी ने पूरी बात खुद ही बता दी कि आप देखिए इतनी महंगाई होने के बाद भी, पेट्रोल डीजल होने के बाद भी मतदाता हमें वोट दे रहे हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा था कि किस दिशा में जाना। केवल डीजल, विकास जी सुनिए, आप डीजल का केवल डीजल सही मत बोलिए, आप अपने सही कोई विचार व्यक्त करना चाहें स्वागत है। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला था। अभी आपने बोला ना कि आप देखिए अगर मतदाता इतनी महंगाई के देखने के बाद भी हम लोग बढ़त पे चल रहे हैं दबाव में, तो इसका मतलब असर नहीं है ना। देखिए यही अब मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ। 1 मिनट, मैंने क्या कहा वो सुन लीजिए, फिर आप आपके विचार आप अपने ढंग से प्रकट कीजिए, मेरे तय मत करिए। मैंने ये कहा कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस के दबाव में आज देश है, सरकार है। इसके पहले दबाव में नहीं था क्या? उसके बावजूद भी हम मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे दबाव में नहीं था क्या? उसका जवाब आप दीजिएगा, हाई रेट नहीं था, जवाब आप दीजिएगा। आप बताइए ना कि हमारी विकास योजनाएं उस दबाव को भी नलीफाई कर रही हैं। ये जनता के बीच में हमारी प्रिय स्थिति। मैं कहना चाह रहा हूँ गौरी जी कि केवल डीजल मात्र की बढ़ोतरी भर से इस देश में खाद्यान्न सामग्री से लेके, ट्रैवल से लेके, यात्रा से लेके हर चीज महंगी हो जाती है, और जिसका परिणाम आपको धीरे धीरे हर परिवार के घर में देखने को मिल भी रहा है। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो भूमिका कांग्रेस की होनी चाहिए थी वो भी हमें देखने को नहीं दिखाई। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, और जगह जगह जाके आपने देखिए कि पेट्रोल डीजल पे लगातार आंदोलन कांग्रेस कर रही है।
आपने कांग्रेसी आंदोलन कर रही ना, माफ कीजिएगा ब्रजभूषण जी, लेकिन अगर आपकी जगह विपक्ष में अगर बीजेपी होती ना तो 100 का आंकड़ा यहाँ पे पेट्रोल है ना छू भी नहीं पाता। आज 121 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिक रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार 31.55% की दर के हिसाब से पेट्रोल पर टैक्स लगा रही है। तो यहाँ पे आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी पे सोचना होगा। जी बिल्कुल शाइनी जी। विकास जी ने एक और चीज यहाँ पे बोला कि जीएसटी कलेक्शन जो है कंटिन्यूस बढ़ रहा है और 1 करोड़ अभी 18 लाख मेरे जहाँ तक मेरा अंदाज है पहुंच गया। लेकिन ये जो मतलब जनता सिंसियरली टैक्स जमा कर रही है इसका मतलब, और वो जो बेनिफिट है वो भी सरकार जो है जनता को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि जनता के जो मुद्दे हैं जो उनको डेली लाइफ में जो चीज अफेक्ट करता है उसमें भी आप अगर संवेदनशील ना हो तो इस तरह के सरकार से तो उम्मीद की जाती है जब आप टैक्स वसूल रहे हो तो उसका फायदा जनता को मिलना चाहिए। और जीएसटी जैसे कंटिन्यूस 2-3 महीने में आपने देखा होगा कि बढ़ रहा है और वो जनता का जो एक लॉयल्टी है सरकार वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो जमा कर रहे हैं। उसके बावजूद आप अगर टैक्स नहीं कम करते हो ना, पेट्रोल में टैक्स, डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें टैक्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि किस तरफ हम किस दिशा में जा रहे हैं। जी त्रिपाठी जी, अभी जो विकास जी कह रहे हैं निश्चित तौर पे चिंता उनके यहाँ भी है, क्योंकि ये स्थिति अगर रही आई तो ये है, अभी तो इस उपचुनाव है यहाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2023 और 24 काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो बीजेपी जैसे विकास जी की जो पार्टी है वो जो खाद्यान्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं 33%, 32% मतदाता जो इस तरह के हैं। ये 32% मतदाता वो हैं रस्क जिनको पेट्रोल बढ़ने से, डीजल बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, मजदूर लोग हैं जिनके माने या निचले स्तर के लोग हैं, माने कह सकते हैं आपकी गरीब परिवार से लोग हैं जो आज भी रसोई गैस यूज नहीं करते हैं। वो कहीं से जंगल से या यहाँ अन्य जगहों से लकड़ी तोड़ के लाते हैं, चूल्हे में खाना बनाते हैं। वो मोटरसाइकिल नहीं चढ़ते हैं, वो ट्रैक्टर नहीं चढ़ते हैं। ये वो परिवार, इसमें पूरी तरह से हम मिडिल क्लास से टैक्स वसूल करके इस जो मतदाता है, इस समाज के जो मतदाता है उन पे पूरी तरह से बीजेपी फोकस कर रही है। और ये भी, हाँ बताइए सर। नहीं, ये आपने कहा इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि जब डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो बाकी चीजों में भी मूल्य वृद्धि होती है। नहीं तो उनको ये मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उनके खाते में पैसा जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत उनको डीजल मतलब खेती किसान नहीं, ये हम 32% वो है जो किसान के यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, वो उनको ये वो है 32%, 33%। मजदूर तबका पलायन जो कर रहा है वो वाला मजदूरी नहीं मिलती ना। जब आपका यहाँ रेट बढ़ जाता है तो वहाँ डायरेक्ट उनको इफेक्ट पड़ता है। नहीं तो ये उसके तहत मनरेगा के तहत अन्य के तहत काम भी दे रहे हैं। उनको जब मुफ्त में खाना मिल रहा है, मुफ्त में बाकी चीजें मिल रही, थोड़ा बहुत काम करके वो कर रहे हैं, तो अकर्मण्य हो रहा है हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग। जब बहुत बड़ा वर्ग अकर्मण्य हो रहा है, ठीक है विकास जी आप गरीबों की आप चिंता कर रहे हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस ने भी ये बहुत कुछ किया है, लेकिन बीजेपी उससे कहीं दूसरी 2 गुना तेजी से कर रहा है। तो इसमें हो क्या रहा कि मैन पावर आपके पास मिल नहीं रहे हैं। किसान अपने परिवार, किसान मिडिल क्लास में आता है ना, और टूटा जा रहा है, उनके घर पूरा परिवार लगा है। आप ये देखो 10 एकड़ का किसान पूरे परिवार की, माने अगर 10 एकड़ के किसान के यहाँ 7-8 लोग हैं, पूरे 8 लोग काम करेंगे, तो उनकी मजदूरी आप जोड़िए, प्लस वो खेती में जो बीज से लेके खाद से लेके जो करता है वो जोड़िए, वो सिर्फ जी रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ कि उनको भी इफेक्ट हो रहा है। जो ये 10 एकड़ जमीन है, लेकिन क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट इतने बढ़ चुके हैं और उनको अपने जो मूल्य है जो खेती का जो वो भी नहीं मिल पाता है। साइनी जी आप ये सोचिए कि ये जो आत्महत्या का दौर चालू है, कोई आप बताइए एकदम निचले तबके का आत्महत्या कर रहा हो, जिनका मैं 30% बोल रहा हूँ, बिल्कुल मजदूर ये आत्महत्या कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि त्रिपाठी जी चाहे मतलब किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, चाहे केंद्र में भी किसी की भी हो या प्रदेश में भी, नीतियां बनती हैं उद्योगपतियों के लिए बनती हैं या एकदम से जो गरीब तबका है उसके लिए बनती हैं। मिडिल क्लास को तो आप लोग छूते ही नहीं है किसी नहीं सर, आप खुद देखिए ना। और कितने नहीं, त्रिपाठी जी भी सही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो आत्महत्या के जो मामले आते हैं वो इसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आप देखिए बिजली के जब टैरिफ में इजाफा होता है उसका भार किसको पड़ता है? उद्योगपतियों को तो आप लोग सब्सिडी दे देते हैं,
गरीबों को आप लोग कह देते हैं कि इस योजना के अंतर्गत इतनी यूनिट आप जलाएंगे आपको फ्री मिल जाएगी। इसका भार लाइन लॉस होता है, उसका भार भी आम जनता जो स्पेशली जो मिडिल क्लास है उस पर आता है। आपने क्या योजना बनाई? रोजगार मिल नहीं रहा है, व्यापक तरीके से शिक्षा लोगों को मिल नहीं रही है और शिक्षा का स्तर भी डे बाय डे इतना डाउन होता जा रहा है कि वो बच्चा पढ़ क्या रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो योजनाएं कम से कम मिडिल क्लास फैमिली को भी तो मद्देनजर रखते हुए बननी चाहिए। सबके लिए बन रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जो स्लोगन दिया वो केवल स्लोगन नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम चारों चीजों को लेके चल रहे हैं। मिडिल क्लास को कहीं भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य सेवाएं शासकीय तौर पे हो या अशासकीय माध्यमों से प्रदान की जा रही हैं, शिक्षा की व्यवस्था, वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हो, गवर्नमेंट उन्नत स्कूल कॉलेज हो या प्राइवेट एजुकेशन के माध्यम से जो स्कॉलरशिप सरकार प्रमोट कर रही है, उससे मिडिल क्लास ही को फायदामंद मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जो बेहतर स्थिति आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर इन्फोर्समेंट मिडिल क्लास की सबसे प्रारंभिक आवश्यकता होती है। अगर अच्छा लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो मिडिल क्लास अपने आप को अनसिक्योर्ड समझेगा और जो कहते हैं ना कि हैव नॉट्स होंगे वो उससे चीजों को छीन लेंगे। वो विश्वास वहां पे हुआ है। नंबर चौथी चीज, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जिसके पास में आप देखिए एक मिनट को, आप भोपाल का, मध्य प्रदेश का चोरी संबंधी आपराधिक विवरण देखिए। क्या आज घर के बाहर रखे हुए कपड़े, घर के मतलब दालान में रखे हुए बर्तन, कहीं कोई चोरी होती है? गाड़ियां भी चोरी नहीं होती मैडम, गाड़ियां भी चोरी नहीं होती। अब सर क्या बात कर मामले कोई गाड़ी शरारती व्यक्ति यहाँ से उठा लेगा और वहाँ छोड़ देगा, केवल इतना ही होता है, चोरी नहीं हो रही, खुल के बिक नहीं रही गाड़ियाँ। मैं कह रहा हूँ आप मुझे सुन लीजिए। एक बात बताइए आप, मैं तो आपको यूं कहूंगा कि ये चारों क्षेत्रों के रिजल्ट आ रहे हैं, हम अगली बार एक चर्चा रख लें कि किन पोलिंग बूथ्स के ऊपर मिडिल क्लास का प्रतिशत ज्यादा है। उन पोलिंग बूथ्स का हम डिटेल्ड यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी कर लेंगे कि उन पोलिंग बूथ्स की क्या स्टडी रही। आप पाएंगे कि मिडिल क्लास के वो पोलिंग बूथ भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में लगातार मतदान कर रहे हैं। देखिए, अच्छा रोड नेटवर्क मिलना, अच्छी साफ सफाई मिलना, मतलब जो भी बाहर क्षेत्र की चीजें हैं जो मिडिल क्लास के दफ्तर घर से बाहर की होती हैं, उसका अच्छा गवर्नेंस होना मिडिल क्लास की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन कामों को फोकस करके कर रही है। हाँ, ये बात जरूर। आप देखिएगा इनकम टैक्स में क्या मिडिल क्लास को कोई अन्य पिछले गत वर्षों में कुछ अधिक भार पड़ा? क्या नहीं पड़ा। जीएसटी मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ। हमने जीएसटी के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर कम किए हैं, बढ़ाए नहीं है। ये मिडिल क्लास को फायदा पहुंचा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कितने बड़े हैं, इनका कितना इन्फ्लुएंस मिडिल क्लास फैमिली पे हुआ है सर? बिजली की सुविधा, रोड नेटवर्क की सुविधा, सतत आपूर्ति रही, ये सुनिश्चित की गई है। बिजली की सुविधा के साथ साथ कैसे टैरिफ में इजाफा होता है, इस पे भी हम चर्चा लगातार करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को जोबर से बता देते हैं, जहां पर 10 राउंड की गिनती में बीजेपी की सुलोचना रावत कांग्रेस प्रत्याशी से आगे चल रही हैं। बीजेपी की सुलोचना रावत 7,874 वोटों से आगे चल रही हैं। सुलोचना रावत को यहां पे कुल 23,907 वोट मिले हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पटेल को महज 16,033 वोट मिले हैं। मनीष वाणी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, लगातार बीजेपी की बढ़त बरकरार। देखिए रस्क, यहाँ पर लगातार पहले राउंड से देखा जाए तो बीजेपी की बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी से बीजेपी की सुलोचना रावत 7,874 वोटों से आगे है। कहीं ना कहीं बीटी शर्मा का जादू जोबट विधानसभा में चला है, क्योंकि बीटी शर्मा ने शिवराज से ज्यादा सभा यहाँ पर की है और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है और एक ऐसे प्रत्याशी को पैराशूट से उतार दिया था जो कांग्रेस का था। ऐसे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगातार इतनी बढ़त मिलना एक बड़ा वो हो सकता है जी। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। त्रिपाठी जी, यहाँ पे 10 राउंड की गिनती हो गई और बीजेपी की सुलोचना रावत कांग्रेस प्रत्याशी से आगे चल रही हैं। कांग्रेस तो संभाल नहीं पाई अपनी सीट को और जिस तरह से सुलोचना रावत लगातार यहाँ पे
कह रही थी कि नहीं, मतलब उनको कैंडिडेट बनाया जाए, तो कांग्रेस को ये भी नहीं समझ में आया। ये समझ में अगर कांग्रेस को आता रस्क तो सरकार ही क्यों गिरती। ये सरकार ही गिर गई, उसके बाद सरकार गिरने के बाद अभी सचिन बिरला का बीजेपी में चले जाना, माने एक उपचुनाव और जनता के मत्थे डाल रहे हो आप लगातार। इनके सेहत में तो कोई, लेकिन आप देखो अगर लोकसभा वाइज तो सबसे ज्यादा लीड बीजेपी को खंडवा में बड़वाह से मिल रही, जहां से सचिन बिरला है। 10,000 का अंतर है, बाकी सब जगह 2,000 3,000 का अंतर है। नंद कुमार सिंह चौहान 2,73,000 मतों से जीते थे। ये अगर 50,000 के अंतर में ये जीत हार होती है तो ये बीजेपी के लिए अच्छे साइन नहीं है। कांग्रेस को तो कुछ है ही नहीं, नंगा क्या नहाएगा निचोड़ेगा क्या सीधे सीधे, तो कांग्रेस के लिए तो कुछ नहीं है। अरे भाई आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बना देते, नेता प्रतिपक्ष बना देते, 2 कम से कम प्रचारक हो जाते, एक ही आदमी पे आप समेटे हुए हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से पलायन करना वजह वही थी। तो कांग्रेस को अपने हाईकमान ही कमजोर है, हाईकमान में ही कोई फिक्स नहीं है कि कोई स्थायी अध्यक्ष दे दे, स्थायी लीडर दे दे। तो ये यहां नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे देश में कांग्रेस को एक नए सिरे से पूरी ओवरहालिंग करने की जरूरत है। राहुल गांधी को ही बना देना, जनता इनके कार्यकर्ता भ्रमित तो न हो कि कभी प्रियंका जी तो कभी राहुल जी तो कभी सोनिया जी, चौथे आदमी को बनाना तो चौथे आदमी को बना दो, तो कम तभी ये संभव है। अब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आप कमलनाथ जी की जगह दूसरे को बना देते, तब इनको चिंता है कि पार्टी कौन चलाएगा, पैसा कौन खर्च करेगा। नेता प्रतिपक्ष आप दूसरे को बना दो अगर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी है तो जब कांग्रेस ही नहीं चाहती है जीतना, तो आप कैसे, अगर रैगांव का जो परिणाम आ रहा है तो वो वहां के स्थानीय 1-2 नेताओं की बदौलत आ रहा है। और मुझे जो लगता है ये क्लियर हो गया है, लोकसभा का बीजेपी के पक्ष में जा रही है, जोबट बीजेपी के पक्ष में जा रही है, और वहां भी लगभग 5,000 मतों का अंतर हो गया है पृथ्वीपुर में, वो भी बीजेपी के पक्ष में जा रही है, और रैगांव कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। क्योंकि अब रैगांव के जो ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, जहां अजय सिंह राहुल ने अच्छा खासा प्रचार प्रसार किया है, वो अब सीटें खुलनी बाकी है, वो क्षेत्र खुलने बाकी है। ब्रजभूषण जी, क्या वाकई में कांग्रेस की इच्छा शक्ति लड़ने की खत्म हो चली है? गौरी जी, त्रिपाठी जी ने ही बोला है कि सत्ता पक्ष की तरफ रुझान रहता है उपचुनाव का। मेरी सुनिए ना। हाँ। जी आप बोलिए कि क्या वाकई में कांग्रेस की इच्छा शक्ति लड़ने की, फाइट करने की खत्म हो गई, या एक ही परिवार कांग्रेस, या परिवार ही कांग्रेस? गौरी जी, परिवारवाद की कोई बात नहीं। जो कांग्रेस में रोड पे रहेगा, जो संघर्ष करेगा, उसके साथ आम जनता चलेगी, ये विचार करने वाली बात है। गांव में रहना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और आम जनता के मुद्दों को सत्ता पक्ष के सामने रखना पड़ेगा। इस बात से मैं गौरी जी मैं सहमत हूं कि निश्चित तौर पे अगर ये चुनाव परिणाम रैगांव एक आता है, और अभी तो परिणाम टाइम लगेगा, शाम तक रुझान आ जाएंगे और शाम तक परिणाम भी क्लियर हो जाएंगे। रुझान आ गए हैं जी, परिणाम शाम तक आ भी जाएंगे। अगर ये परिणाम रहते तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को और हम सबको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि 23 का चुनाव। हर डिबेट में हर प्रवक्ता यही कहता है कि निश्चित तौर पर हमें नई रणनीति बनानी होगी, निश्चित तौर पर हमें सोचना होगा, लेकिन वो निश्चित तौर पर वो निश्चित वक्त नहीं आता। गौरी जी, निश्चित तौर पर इस बार 23 के पहले ये वक्त आपको दिखेगा, और इस बार 23 के चुनाव में पूरे कांग्रेस के युवा लोग नए तरीके से, नए रुझान के साथ और नए युवा जोश के साथ आपको पार्टी में, मैं इसी चैनल पर अगली बार बैठूंगा तो बताऊंगा कि अब नई कांग्रेस, नए टाइप के लोग, नए कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो संघर्षशील कांग्रेस कार्यकर्ता रोड पे और आम जनता के लिए लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा का दौर यहाँ पे लगातार जारी है। विकास बोंदिया जी यहाँ पे ब्रजभूषण जी जब जवाब दे रहे थे तो बहुत मुस्कुरा रहे थे। इसी मुस्कुराहट के साथ उनसे जवाब लेंगे, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। तो सत्ता के संग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर खंडवा से मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाचल 53,629 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब तक की मतगणना में बीजेपी को मिले हैं 2,15,000 के करीब वोट, कांग्रेस के राजनारायण सिंह को मिले हैं 1,81,000 के करीब वोट। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ताजा अपडेट।
जिस तरह से अगर देखा जाए कि खंडवा लोकसभा में लगातार भाजपा ज्ञानेश्वर जो पाटिल है यहाँ पे लगातार बढ़ोतरी और जा रही है भाजपा। और देखा जाए अगर बागली से अगर 35,000 वोट मिले अभी तक फिलहाल मैं बता दूं मैं आपको जानकारी, ये अभी नया अपडेट है और नया जानकारी आपको बता रहा हूँ। स्वराज एक्सप्रेस सबसे तेज पहले जीरो ग्राउंड पे आपको बता रहा है कि बागली से भाजपा को 35,000 वोट अभी तक मिल चुके हैं। जी क्या कुछ और समीकरण बनते बिगड़ते वहां पे देखने को मिलेंगे? देखिए अगर मैं बात करूं अगर पूरे खंडवा लोकसभा की तो भिखनगांव, पंधाना और खंडवा से ये तीनों जगह से कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है और आगे चल रही है। और देखा जाए कि बुरहानपुर और नेपानगर की बात की जाए तो लगातार भाजपा जो प्रत्याशी है ज्ञानेश्वर पाटिल भाजपा वहां से लगातार बढ़ोतरी की ओर है। और देखा जाए कि आगे और पीछे चल रहा है। अभी तक फिलहाल में आपको बता दूं कि 10वां राउंड खत्म हो चुका है। यहाँ पे फिलहाल में ज्ञानेश्वर पाटिल और भाजपा जो है 53,000 से आगे चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर वे गांव से, जहां पर 7वें राउंड की मतगणना को लेकर ये ताजा अपडेट है। कांग्रेस 1,489 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस की कल्पना वर्मा को यहां पे 21,352 वोट मिले हैं। बीजेपी की प्रत्याशी प्रतिमा बाघी को यहां पे महज 19,864 वोट मिले हैं। मतगणना का ये अब तक का लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। तो वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, कांग्रेस के खेमे के लिए तो अच्छी खबर है। वरुण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, ताजा अपडेट कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर है। बिल्कुल, कांग्रेस 2000 से ज्यादा वोटों से लीड कर गई है और अभी 8वां राउंड हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है अब लीड कांग्रेस के लोगों का कहना कि वो कम नहीं होती दिख रही। और ये तो अब तय है कि रैगांव जो है वो कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है, क्योंकि अब करीब 8 राउंड जब पूरे हो गए हैं और अभी करीब 13 राउंड के लगभग और बचे हैं। तो ये एक जो कयास था कि और सबसे बड़ी बात जो बता दे, जीतने का एक कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने लीड ली है। अभी बीजेपी के गढ़ वाले पोलिंग खुल रही है। तो सीधे तौर पे कांग्रेस का फील गुड में आ गई है। उनका कहना है कि अब जो है हमने बीजेपी के गढ़ में बढ़त बना ली है, तो आगे तो वो दावा करते हैं कि हमारे यही प्रभाव के क्षेत्र हैं। तो ये जो एक अप्रत्याशित परिणाम आने शुरू हुए हैं, क्योंकि शुरू में बीजेपी की लीड बनी हुई थी लेकिन धीरे धीरे कवर करती गई है। लेकिन अब कांग्रेस ने कवर करने के साथ 2000 से ज्यादा की लीड बना लिया। ये एक बड़ा बात सामने आ रही है। ये 2000 से ज्यादा की लीड हो गई है क्या वरुण? अभी तो जो इलेक्शन उसमें है उसमें 1,400 कुछ की लीड बता रहे हैं। जी नहीं, अब हमारे पास अधिकृत आंकड़े आ ही गए हैं। 7 राउंडों के तो आ ही गए हैं। 7 राउंड में 1489 वोट तो क्लियर है जो यहाँ आरओ ने जारी कर दिए हैं। लेकिन 8वां राउंड भी अपने पास जो आया है उसमें 8वें राउंड में ये 2000 से 2021 वोट लगभग इतने से आगे हो गई। मैंने इस राउंड में भी उनने 700 वोटों से बढ़त बनाई 8वें राउंड में भी। तो अब ये लीड तो बढ़ गई है और 9वां राउंड चल रहा है। तो अंदाज ये लगाया जाता है कि इस राउंड में भी कांग्रेस को लीड मिलेगी और ये 2500 के ऊपर ये लीड 9वें राउंड तक चली जाएगी। ये ठाकुर बाहुल्य जो क्षेत्र है उनकी पेटी खुल गई क्या? नहीं, अभी एक बिल्कुल नहीं। अभी यही तो कांग्रेस अपने लिए प्लस बता रही है कि जो ठाकुर बाहुल्य जो कांग्रेस का बड़ा मतदाता है वो उनकी पेटी खुली नहीं। ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों की और कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्रों की खुल रही है। तो कुशवाहा ने भी कांग्रेस में वोट दिया, ब्राह्मणों के वोट भी कांग्रेस में आए तभी। तो अब बीजेपी के खेमे में एक मायूसी सी देखी जा रही है, क्योंकि जो उनको लग रहा था कि जहां से इसी क्षेत्रों से जुगल किशोर बागरी 16,000 की लीड लेकर आते थे और आगे जाके वो धीरे धीरे लीड उनकी प्रभावित होती थी कि आगे कांग्रेस अपना प्रभाव बनाती थी। तो अब जो जुगल किशोर बागरी के भाजपा के जो गढ़ था वहां लीड कांग्रेस की हो गई है। तो अब आगे तो अभी कह पाना संभव नहीं है कि आगे मतदाता ने क्या किया होगा, लेकिन कांग्रेस अब आश्वस्त दिख रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट, ये 3 वो सीटें हैं जहां पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। और असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट पर उपचुनाव हुए, जिनकी मतगणना आज सुबह से लगातार जारी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, चलिए आपको बड़ी खबर बता देते हैं। तो पृथ्वीपुर से 5वें राउंड की मतगणना खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव ने बढ़त बनाई हुई है। जेपी
आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी शिशुपाल यादव ने लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर को 15,232 वोट यहां पे मिले हुए हैं। हेमंत वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हेमंत, ताजा अपडेट। बिल्कुल रश्मि जी, आपको बता दें 5 राउंड की मतगणना अभी खत्म हो गई, जिसमें भाजपा के जो डॉक्टर शिशुपाल सिंह वो लगातार बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन अभी ताजा अभियान आपको एक और रुझान बता दें, जो 6वें राउंड की जो मतगणना हुई उसमें 126 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जो है नितिन सिंह राठौर वो आगे हुए। हालांकि इसमें भाजपा भी फिर भी आगे है। और जो 7वां राउंड भी खत्म हो चुका है, तो 7वां राउंड में भी लगातार कांग्रेस प्रत्याशी अब बढ़त की ओर है। और फिलहाल ओवरऑल जो भाजपा की जो बढ़त थी वो कहीं ना कहीं अब कम हो रही है और कांग्रेस बढ़त की ओर है। हालांकि कहीं ना कहीं अभी भी भाजपा बढ़त बनाए हुए है, लेकिन जिस प्रकार से अब जो रुझान आ रहा है उसमें कांग्रेस अब आगे दिखाई दे रही है। जी रश्मि जी। हेमंत, ये जैसा कि हमारी आपकी बात हुई थी कि ये जो क्षेत्र है जो जहां बीजेपी ने बढ़त बनाई है, क्या यादव बाहुल्य क्षेत्र है ये? बिल्कुल सर, आपको बता दें लगातार ये यादव बाहुल्य क्षेत्र थे, जहां पर कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे शिकायतें भी की गई थी। लगातार यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग की भी शिकायतें बार यहाँ पे आ रही थी, जिसकी शिकायतें कांग्रेस के द्वारा की गई थी। और लेकिन अब जो आ रहे हैं तो यहाँ पे जो यादव बाहुल्य इलाका था वो खत्म हो गया है। अब सामान्य इलाके वाले सामान्य वोट बैंक जो है वो यहाँ पे खुला है, तो उसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। और 6वें राउंड में 126 वोट से वो कांग्रेस के जो नितिन सिंह थे वो आगे हुए हैं। और 7वें राउंड में भी अब 1701 वोट से वो आगे हुए हैं। 1701 वोट से नितिन आगे हैं 7वें राउंड में, 126 वोट से 6वें राउंड में आगे हैं। मतलब 1800 वोट कवर हुए हैं क्या 4000 में? बिल्कुल 1800 वोट कवर किए हैं कांग्रेस ने। हालांकि भाजपा भी बढ़त बनाए हुए, लेकिन अब जो कांग्रेस के जो लगातार जो रुझान आ रहे हैं तो वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए चर्चा का दौर एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चलिए एक बार तारुफ आपका करवा देते हैं। हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से नेता विकास बोंदिया जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित शर्मा जी कांग्रेस से नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शाइनी जी, आपका एक बार फिर से हमारे साथ स्वागत है। जिस तरह से त्रिपाठी जी कहा जा रहा था कि कुछ उलटफेर होगा, तो वो पृथ्वीपुर में और रेगांव में हमने देखा है उलटफेर यहाँ पे हो रहा है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। नहीं, उलटफेर नहीं कह सकते हैं रस किसको। जैसा कि पूर्वानुमान था कि पृथ्वीपुर कांग्रेस जीतेगी, रेगांव जीत सकती है। जोबट में थी कि फाइट होगी, लेकिन फाइट नहीं, वो बीजेपी मतलब सुलोचना रावत के वोट और बीजेपी के वोट मिल गए। और मुझे लगता है विक्रांत भूरिया ने वहां ढंग से काम नहीं किया। तो ये संभावना के अनुरूप ही परिणाम लगभग आ रहे हैं। बाकी ये तो अमित जी से सवाल आप करें कि भाई आपने सुलोचना रावत को क्यों नहीं टिकट दी। एक विनिंग कैंडिडेट को बीजेपी लेके टिकट दे सकती है और आप क्यों नहीं दे रहे जो आपके साथ है। बिल्कुल, वाकई में अमित जी, क्या कांग्रेस पार्टी को हीरे की परख नहीं है? देखिए, बहुत असंख्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक दल नहीं, कोई भी व्यक्ति हो 100 के 100% हर व्यक्ति सही करने की कोशिश करता है। और ये नहीं कहूंगा कि अच्छे लोगों की परख नहीं है। अगर अच्छे लोगों की परख नहीं होती तो 2018 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। और आज भी अगर अच्छे लोगों की परख नहीं होती तो आज भी 96 एमएलए कांग्रेस के नहीं होते। लेकिन देखिए, राजनीतिक दल है, अपनी अपनी प्रतिभाएं, अपनी अपनी कोशिशें सब करते हैं। निश्चित तौर पर परिणाम जनता के हाथ में होते हैं। आप देखिए कि अगर अच्छे और बुरे की बात करेंगे तो रेगांव कांग्रेस लगातार बढ़त की ओर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावा विश्वास दिलाता हूं कि 60 पोलिंग पे जो पृथ्वीपुर की अभी स्थिति थी, हम बृजेंद्र सिंह राठौर जी का पहला का 2018 का चुनाव देखें, जो उनके स्वर्गवास के बाद जहां चुनाव हो रहा है, हम देखें तो लगातार वो करीब 12 बजे तक वो चुनाव पिछले 3500 वोटों से हारते चले आ रहे थे। और जब वो पोलिंग पट्टी चेंज हुई तो अचानक वहां कांग्रेस ने बढ़त हासिल करी और वहां की जनता ने बृजेंद्र सिंह राठौर का समर्थन दिया। आज भी वही स्थिति दोहराएगी। आप देखिएगा, लगातार अभी 1800 वोटों का जो बीजेपी और बढ़त पे थी वो उसको कवर किया है। अब जो लगातार पोलिंगें खुल रही है वो कांग्रेस पट्टी के आधारित पट्टियां हैं, पोलिंग है। निश्चित तौर पर पृथ्वीपुर भी कांग्रेस जीतेगी, ये मैं आपको निश्चित आश्वस्त करता हूं। देखिए, खंडवा स्थिति, हम खंडवा की बड़ी अलग स्थितियां हैं। लगातार मैं अभी तो खैर और भी थोड़ा सा कहना, लेकिन जो 33-34 हजार से अभी खैर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लगातार जीत पर हैं, लेकिन अभी भी स्थितियां कुछ और
मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तित होंगी, क्योंकि वहां पर भी अगर दो विधानसभा कांग्रेस जीत रही है और बाकी विधानसभा भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। लगातार अगर जिस तरह की परिस्थितियां सामने आएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ठीक है भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन बहुत अभी जल्दबाजी होगी। ठीक है, जल्दबाजी होगी। जिस तरह से जो समीकरण अभी बताए जा रहे हैं बूंदिया जी, तो बीजेपी आगे है, लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी? कुछ कहना जल्दबाजी नहीं होगी। जनता लगातार बीजेपी सरकार के कामों को पसंद कर रही है और हम अथक प्रयास करके उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। हम इतना जानते हैं, परिणाम तो उसी का फल है, जो हम काम कर रहे हैं उसका फल परिणाम है। हम अच्छा काम करते रहेंगे, अच्छा परिणाम मिलता रहेगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है, आपने कहा था मैं मुस्कुरा क्यों रहा था, मैं केवल इसलिए मुस्कुरा रहा था कि भूषण जी जो कह रहे थे बात, कांग्रेस का नेतृत्व मैदान में है नहीं, ट्विटर पे अटका हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन और साफ नियत से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्य और उसके साथ में कांग्रेस का कमजोर और सिद्ध बदनीयत संगठन, तो फिर हमें कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी जवाबदारी को समझते हैं, अच्छा काम करेंगे। आप मतलब इस बात को सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि एक कमजोर मतलब विपक्षी प्रतिद्वंदी के साथ आप लोगों का मुकाबला है, जो फाइट में ही नहीं है? नहीं, मैं तो इतना भी आपको पहले कह चुका हूं कि जनता की नजर में कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में भी कमतर जिम्मेदार सिद्ध होता जा रहा है। शाइनी जी, अगर ये जो रुझान आ रहे हैं, अगर गांव में भी कांग्रेस आगे चल रही है और यही अगर चलता रहा और अगर पृथ्वीपुर में हो सकता है सिचुएशन बदल जाए, तो मेरे ख्याल से बीजेपी को ये बहुत संतोषजनक सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि रेगांव बीजेपी का ट्रेडिशनल सीट रहा है। वो कांग्रेस के हाथ में जाना, वो भी एक बाई इलेक्शन में, जहां माना जाता है कि पूरा एक मैकेनिज्म जो रहता है वो रूलिंग पार्टी के फेवर में रहता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है और मध्य प्रदेश में सीधा संकेत जो है आने वाले चुनाव पे पड़ेगा और लोगों का जो है एक कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 30 साल से कांग्रेस नहीं है साइनी जी वहाँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, बिल्कुल पहली बार ऐसा जो वो भी बाई इलेक्शन में इस तरह का परिवर्तन होना सीधे सीधे संकेत है बीजेपी का जो प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। चलिए, इसी प्रश्न चिन्ह पर चर्चा का दौर हम आगे बढ़ाएंगे, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।